Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. इसके मैप का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। Simplify using K-map. सर इसमें सर ऑक्टेट एक ही बनेगा सर, बाकी का तो कुछ बनेगा ही नहीं। सर कर रहे हैं, 1 मिनट। तो एक ही ऑक्टेट बनेगा सर। हाँ जी व्योम सही कह रहे हैं, आंसर बताइए। बताइए, इतना समय मत लगाइए। सर ए डैश आ रहा है सर। सर लॉजिक तो रिड्यूस बताइए। करना है इसको। हाँ, के मैप से सिंप्लीफाई करना है।
जैसे इससे पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस करते थे, कुछ नया अच्छा नहीं। ठीक सर, एक मिनट बता रहा हूँ। सर ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आ जाएगा? सर फर्स्ट मीन्स फर्स्ट रो में क्या कहते हैं सर, वही कॉमन है, और सेकंड रो में भी, और सी और डी में तो सर सारे डिफरेंट होंगे, क्योंकि सर पहले वाले में भी क्या कहते ई हैं। डी कहाँ से आ गया भाई? ए बी सी तीन ही तो वेरिएबल है। अरे अरे, सॉरी सर। सर 0 आंसर आएगा। नहीं, ये आंसर आएगा y इक्वल्स टू 1। किसी भी के मैप में अगर ये सारी वैल्यूज फिल है, जैसे 4 वेरिएबल में चारों पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है, तो y इक्वल्स टू 1 आंसर है। ऐसे ही इसमें भी जब सारे सेल्स फिल हो गए 1 से, तो y की वैल्यू 1 आएगी। एंड सेम चीज सभी के मैप्स के लिए है, चाहे 4 वेरिएबल का हो, 5 का हो, 6 का हो। अगर जितने भी सेल्स बन रहे हैं सारे सेल्स फिल हैं, तो y इक्वल्स टू 1 आंसर होगा। आप लोगों ने ट्यूटोरियल सॉल्व किया? कोई दिक्कत के मैप में या कुछ और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो? ठीक है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 5। सर एक क्वेश्चन था सर, वो जो आपने ट्यूटोरियल शीट दी थी उसमें सर मैंने थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा डाउट आ रहा था सर। जो नैंड एंड नॉर गेट के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पूछा था, तो सर उस तरह का संजय शर्मा में देखे थे, तो उसमें सर काफी 2-3 पेज का आंसर दिया था, तो सर वो पूरा हम लोगों को लिखना पड़ेगा। एक मिनट जरा देख लें कहाँ ट्यूटोरियल में दिया है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सर नंबर क्वेश्चन नंबर रिप्रेजेंट 3 नैंड एंड नॉर एज द बेसिक बिल्डिंग। हाँ, पूरा करना पड़ेगा। सर, बुक में 3-4 पेज का सर काफी लेंथी उसका आंसर दिया था सर। ये आएगा तो 10 मार्क्स में ही आएगा ना सर? हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। कोई एक या कोई दो पूछा जाता है, सब नहीं पूछे जाते हैं। यस सर, वही कह रहे थे। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ उसका जो है मतलब जो लॉजिक डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हर एक गेट का जो लॉजिक डायग्राम होगा नैंड और नॉर से, वो आपको ड्रॉ करना है। तो हर एक के लिए 2-2 सर्किट बनेंगे, 5 है तो टोटल 10 लॉजिक सर्किट आपको यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे। और बताइए, और कोई समस्या हो? सर क्वेश्चन 12 का बी वाला। 12 क्वेश्चन का 12। बी। यस सर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? के मैप से सॉल्व करना है। इसमें ऐसा करिए, इसको इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। और सर जो अगर मान लीजिए जिसमें सी नहीं होता है उसमें सी प्लस सी बार कर देते हैं ना, हाँ, मैंने वैसे सर करके ओपन किया। सर ओपन कर रहे हैं तो ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, फिर उसका आपको हो वैल्यू कैसे जाएगा। आएगी? जैसे ही ओपन करेंगे तो ज्यादा तो हो ही जाएगा। 3 और 2 5,
तीन तीन छः छः टर्म्स आ जाएंगे आपके पास में। उसके बाद उसको कैनोनिकल में चेंज करना होगा आपको। जब कैनोनिकल में चेंज कर लेंगे तब इसके इस तरह के नंबर आप लिख पाएंगे, और जब ये नंबर लिख लेंगे तब आप फिर के मैप से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका प्रोसीजर, जब भी क्वेश्चन इस तरह बुलियन फॉर्म में गिवन होता है और के मैप से करना होता है तो थोड़ा इसका प्रोसीजर लेंदी हो जाता है। तो प्रोसीजर वही है, करना उसी तरीके से है। सॉल्व करिए, हो जाएगा। ये वाले तब भी सर सही रहते हैं थ्योरी वाले से। के मैप में यही दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगा या इस तरह का नंबर गिवन होगा। 80% चांसेस हैं कि आपको इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन होगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं, समीशन एम करके लिख देते हैं एंड उसी को आपको के मैप से सॉल्व करना होता है। और क्या समस्या है? क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो रहे हैं, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही कि किसी चीज में कि ये कैसे होगा, या ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि कैसे हो गया है? मतलब प्रॉब्लम से वो सब बड़े वाले के मैप में आई थी जिसमें 56 57 तक जाता है, वो वाले में और कुछ में नहीं आई थी। देखिए आपके एग्जाम में भी 13 का बी, एट तो यही मैक्स 6 4 वेरिएबल का ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग 4 वेरिएबल तक की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। 5 और 6 में से 6 तो हम 99% श्योर हैं कि 6 वेरिएबल नहीं आएगा। 5 के लिए फिर भी हो सकता है कि शायद आ जाए, 4 वाले लेकिन तक सर तो अच्छे से आता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन वही है कि अब एग्ज़ाम के पैटर्न का कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब क्या एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है चीज़ें। तो हम उस चीज़ के लिए नहीं कहेंगे कि पढ़ के मत जाइए, आप थोड़ा थोड़ा देख ज़रूर लीजिएगा 5 और 6 वेरिएबल भी, लेकिन 4 तक की प्रैक्टिस अच्छी करिए। सर मान लीजिए सर अगर उसमें रिड्यूस करने के लिए दिया है एक्सप्रेशन, हमने उसे ध्यान नहीं दिया और हमने उसे पॉस में कर मतलब एसओपी से पीओएस में करके रिड्यूस कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। पर रिड्यूस तो हो रहा है ना वो एक्सप्रेशन। देखिए एग्ज़ाम में गिवन होगा कि किस फॉर्म में सॉल्व करना है। नहीं, उसमें मान लीजिए जैसे नहीं होता नॉर्मली लिखा रिड्यूस द एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन टाइप्स, तो अगर वो जल्दी जल्दी में एसओपी से पीओएस में करके कन्वर्ट करके इसे रिड्यूस कर दिया तो गलत हो जाएगा वो। उसमें मतलब नीचे रिड्यूस एक्सप्रेशन तो उसके बीच में आएगा, पर उसके बाद एक्सटेंड भी हो जाएगा ना क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए जो रिडक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एसओपी में ही होते हैं, क्योंकि जब भी आप पीओएस में लिखेंगे तो जैसे कि ये वाला टर्म देखिए, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये आपको जो है थोड़ा सा हैवी लग रहा है। अब इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ टर्म्स कम हो जाए, ठीक है। जैसे इसी में हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि आप जैसे ए बी को इन तीनों टर्म से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे अब क्या होगा कि जब ए बी को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी इंटू ए बार सी बार आएगा, ए बी आएगा और ए बार और सी आएगा, सी बार। अब इस टर्म में हम देख रहे हैं कि ए भी है और ए बार भी है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही सेकंड वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास जब आप ए बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ एक टर्म बचेगा तीनों में से, वो होगा ए बी और सी, ये टर्म आएगा सिर्फ। तो जब भी इस तरह का पॉजिटिव में ब्रैकेट्स में दिया हुआ होगा तो उसको आपको ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओपन करने के बाद हो सकता है कि टर्म्स कम हो जाए। तो आंसर हमेशा जब भी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वो आपको एसओपी फॉर्म में ही मिलेगा। ठीक है, और एसओपी में ही सॉल्व करिएगा अगर बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो। यस सर।
और कोई डाउट? तो ये के मैप से रिलेटेड जनरली कितने नंबर का आता है? 5 से लेकर के 10 नंबर तक क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्वेश्चन होगा तो 5 का होगा, और अगर मान लीजिए 5 या 10 का आता है तो वो, सॉरी 5 या 6 वेरिएबल का आएगा तो वो तो डेफिनेटली 10 में आएगा। लेकिन 4 वेरिएबल का कभी कभी डोंट केयर के साथ में 10 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। उतने तो आ ही जाएंगे फिर। ठीक है, यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 में बेसिकली हमें कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करना है कि कम्युनिकेशन में क्या इंजीनियरिंग लगती है। तो कुछ उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, हम लोग वो स्टडी करेंगे। और इसके बाद डेटा कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे, मतलब जो कंप्यूटर में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। एंड उसके बाद फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, जितने भी वायरलेस की टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें या रडार कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन से ही कि क्या कम्युनिकेशन होता है, और सिंपल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ी होगी। अगर हमें कम्युनिकेशन वर्ड को डिफाइन करना है तो यहाँ पर 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, कोई भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, और ये अपने आप में सफिशिएंट डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, यानी ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, इस चीज़ को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इस कम्युनिकेशन को करने के लिए, पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो। अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी इक्विपमेंट्स को जब हम प्रॉपरली इंटरकनेक्ट कर देते हैं टू फॉर्म अ कम्युनिकेशन, तो उसे हम फिर कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जब सभी इक्विपमेंट्स को हम असेंबल कर लेते हैं। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई कम्युनिकेशन की। अब कम्युनिकेशन जैसे हम लोग स्टडी करेंगे तो स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा सिग्नल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिग्नल्स क्या होते हैं, कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ को ट्रांसमिट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो एक्चुअली वी आर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसलिए हमें सिग्नल्स को एक बार स्टडी करना ज़रूरी है कि किस तरह के सिग्नल्स होते हैं और हम किस तरह से उन सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। तो जब हम सिग्नल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें क्योंकि सब लोग चाहे पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना हों, आज के मोबाइल के ज़माने में सिग्नल वर्ड का इस्तेमाल सब लोग करते हैं। लेकिन अगर एक इंजीनियर से ये पूछ लिया जाए कि सिग्नल को डिफाइन करो, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, या कुछ लोग पढ़ते ही नहीं है कि इतना छोटा सा वर्ड है और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी एक लाइन की ही डेफिनेशन है। A function of one or more independent variables which contain some information is called signal। बहुत छोटी सी डेफिनेशन। मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग साइन वेव सिग्नल स्टडी करते हैं, आप सबने मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ा होगा साइन वेव सिग्नल। तो साइन वेव सिग्नल जनरली इस तरह का बनता है। तो अब इस सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड वर्टिकल एक्सिस पर शो करते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या शो करते हैं, टाइम।
तो अगर हम इस सिग्नल की पर्टिकुलर सिग्नल की बात कर रहे हैं तो अ फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब हम साइन वेव की बात कर रहे हैं तो साइन वेव किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसकी जो अगर हम इक्वेशन भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? साइन ओमेगा टी, और टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं तो हमें अलग अलग वैल्यूज मिल जाती है। तो दिस टी इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज टाइम किसी भी अदर फिनोमिना पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और किसी भी जनरली हम जितने भी सिग्नल्स स्टडी करते हैं वो सभी सिग्नल्स टाइम पर डिपेंडेंट होते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग ही इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करें या कोई भी सिग्नल होगा उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है। तो सिग्नल की डेफिनेशन तभी कंप्लीट है जब हम उसे किसी वेरिएबल पे उसकी डिपेंडेंसी शो करें एंड इट ऑलवेज कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। अब क्लासिफिकेशन की बात करें कि सिग्नल को क्लासिफाई कितने तरीके से किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ क्लासिफिकेशंस गिवन है। जैसे कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करें तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब क्या है? वो सिग्नल्स जो टाइम के साथ में कंटिन्यूस हैं, टाइम के साथ कंटिन्यूस, जैसे साइन वेव अभी हमने बनाया था, इस तरह का कोई भी सिग्नल जो कंटिन्यूसली इस तरह से वेरी कर रहा है वो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होता है। यहीं पर अगर हम डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें तो डिस्क्रीट सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर वैल्यू उसकी गिवन होती है एंड बिटवीन दोज टाइम इंटरवल्स कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती है। जैसे कि ये देखिए, ये जो सबने ड्रॉ किया है इसमें आपको इस पॉइंट पर वैल्यू गिवन है, इस पॉइंट पर जितने पॉइंट्स दिए हैं उतने पॉइंट्स पर गिवन है एंड बिटवीन पॉइंट्स कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। और जनरली डिस्क्रीट सिग्नल्स को हम इसी तरह से बनाते हैं कि अगर हम इनके पीक पॉइंट्स को इस तरह से मिला दें तो हमें कंटिन्यूस सिग्नल मिल जाए। तो ये साइन वेव का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट सिग्नल बना हुआ है। तो ये डिस्क्रीट सिग्नल हो गया। ऐसे ही रियल और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स, तो अगर रियल वेरिएबल्स पर डिपेंडेंसी है सिग्नल की तो वो रियल सिग्नल्स हैं, और अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज पर डिपेंडेंसी है तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हैं। इसी तरह से कुछ सिग्नल डिटर्मिनिस्टिक होते हैं और कुछ रैंडम सिग्नल्स होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो होते हैं जिन सिग्नल की फ्यूचर वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आगे इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे कि आपसे कहा जाए कि एक साइन वेव सिग्नल है जो कि इतना बना है, इसके आगे की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बताएंगे कि आगे की वैल्यू सेम इसी तरह की ऐसे ड्रॉ होगी। तो ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है, हमें पता है कि साइन वेव का वेव फॉर्म किस तरह बनता है, और इसके बाद भी अगर हमें बनाना होगा तो हम बना सकते हैं कि हाँ इस तरह से बनेगा फिर इस तरह से बनेगा। तो ये डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है। रैंडम सिग्नल्स में हम नहीं बता सकते क्योंकि रैंडम सिग्नल्स का कोई भी पैटर्न नहीं होता है। रैंडम सिग्नल्स रैंडमली इस तरह से इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, या जैसे भी होगा ये बिल्कुल रैंडम नेचर में होते हैं। और इसका एग्जांपल है नॉइज सिग्नल्स। जो नॉइज आती है किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डिवाइस में आ रही हो, नॉइज सिग्नल ऑलवेज रैंडम इन नेचर होती है। ऐसे ही पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। तो जैसे कि हम ये साइन वेव की बात कर रहे हैं तो साइन वेव क्या है? एक पीरियोडिक सिग्नल है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपनी प्रीवियस वैल्यू को इस तरह से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, फिर रिपीट करेगा। तो इस तरह के सिग्नल्स को पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं जो अपनी प्रीवियस वैल्यू को किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट करते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। इसके बाद इवन एंड ऑड सिग्नल्स। अगर कोई सिग्नल ऐसा बनाए कि एक वेवफॉर्म ये बना दिया हमने और एक वेवफॉर्म ये बना दिया, तो आप देख रहे होंगे इस वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो सिग्नल की मिरर इमेज बनी हुई है। तो जब भी इस तरह का कोई सिग्नल होगा कि वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस मिरर इमेज फॉर्म हो रही है तो इस तरह के सिग्नल्स को हम इवन सिग्नल बोलते हैं। और यही चीज़ अगर हम एक सिग्नल ये बना रहे हैं और एक सिग्नल बना देते हैं इस तरह से,
यानी ये जो मिरर इमेज है ये इन दोनों क्वाड्रेंट्स में बन रही है, तो ये ऑड सिग्नल्स कहलाते हैं। ऐसे ही एनर्जी और पावर सिग्नल्स में भी क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पर जो सिग्नल्स जो भी होते हैं उनके कुछ ना कुछ हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी गिवन होते हैं, और अगर हम उसकी एनर्जी या पावर को कैलकुलेट करें यूजिंग फार्मूलाज ऑफ एनर्जी एंड पावर, तो अगर सिग्नल की एनर्जी फाइनाइट है तो वो एनर्जी सिग्नल है, और अगर पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर कैलकुलेट किया, पावर फाइनाइट है तो वो पावर सिग्नल है। इसके अलावा एक दो क्लॉजेस और भी होते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ही एनर्जी पावर सिग्नल्स में पढ़ लीजिए। ऐसे ही एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स भी हैं। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल है जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करते हैं, और जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो डिजिटल सिग्नल्स आपके 0101 के फॉर्म में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है जनरली, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड एक्सप्लेन ईच ब्लॉक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में यही बेसिक ब्लॉक्स होते हैं। अब हम एक एक ब्लॉक का मतलब भी समझ लेते हैं कि क्या है। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका मतलब है कि हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है। तो अब किसी इंफॉर्मेशन को अगर ट्रांसमिट करना है तो उस इंफॉर्मेशन का कोई ना कोई सोर्स होगा जहाँ से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे। तो एक इंफॉर्मेशन सोर्स हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन साउंड के फॉर्म में हो सकती है, पिक्चर के फॉर्म में हो सकती है, कोई स्पीच डेटा या कोई वीडियो हो गया, इस तरह से कोई भी किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन सोर्स से हमें डेटा मिला। सबसे पहला काम हमारा होता है कि इस डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, और किसी भी इस तरह के सिग्नल को कन्वर्जन करना हो हमें इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को किसी अदर मोड में, तो ये जो सिग्नल्स का कन्वर्जन होता है ये ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से होता है। ट्रांसड्यूसर्स इस तरह की डिवाइसेस होती है कि जिनमें कि हम इनपुट में जैसे वॉइस सिग्नल दे तो वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। बता सकते हैं कोई ऐसे डिवाइस के बारे में आप जानते हैं ट्रांसड्यूसर की तरह जिसको यूज करते हो या किया हो? माइक सर। माइक, वेरी गुड। माइक एक एग्जाम्पल है कि हम वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और इसी तरह से जो स्पीकर है वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये एक ट्रांसड्यूसर का ही एग्जाम्पल है। तो आपने ये कन्वर्जन कर लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसके बाद फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ट्रांसमीटर के थ्रू, एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हैं। अब ट्रांसमिट करने के बाद में हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो मीडियम इस ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीवर तक इस सिग्नल को पहुंचा सके। तो जनरली ये मीडियम जो है एक वायर हो सकता है, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, या वायरलेस भी हो सकता है जिसके इसमें एयर मीडियम होती है, जो हम मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं कि वाया एयर यानी वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है। और वायर के थ्रू जो ट्रांसमिशन होता है वो लैंडलाइन फ़ोन आपका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वायर्स के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें एक चैनल की रिक्वायरमेंट होती है जिस चैनल के थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करें। इसी चैनल में नॉइज़ इंट्रोड्यूस होती है। इससे पहले नॉइज़ आने का कोई चांस नहीं, इसके बाद नॉइज़ आने का कोई चांस नहीं। नॉइज़ हमेशा इसी चैनल में, इसी मीडियम में इंट्रोड्यूस होती है। तो ये नॉइज़ यहाँ शो कर दी गई। इसके बाद फिर रिसीवर लगा होता है जो इस सिग्नल को रिसीव करता है, जिसमें एंटीना और कुछ अदर चीज़ें होती हैं। और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आउटपुट ट्रांसड्यूसर के थ्रू ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस फॉर्म में यहाँ से जनरेट हुआ होता है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, डिटेल में थोड़ी सी थ्योरी दी हुई है, पढ़िएगा। वही चीज़ है जो हमने अभी आपको बताया है। इसके बाद बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है।
बैंडविड्थ क्या है कि दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो एरिया होता है उसे बैंडविड्थ कहते हैं। मतलब कि हमें एक फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, एक फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है वो बैंडविड्थ कहलाता है। बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट्स ऑफ द सिग्नल। किसी भी सिग्नल की बैंडविड्थ हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब बैंडविड्थ का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई सिग्नल के ट्रांसमिशंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ दी हुई होती है। जैसे कि वॉइस सिग्नल की बात करें तो वॉइस सिग्नल की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज होती है और जो मैक्सिमम जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। तो ये क्या है, ये बैंडविड्थ है इस सिग्नल की। इसके बियॉन्ड इस सिग्नल की रेंज नहीं हो सकती है। यहाँ पर कुछ बैंडविड्थ गिवन है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये 3 पैटर्न्स पे यहाँ पर शो किया गया आपको। एक तो कि डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी यूनी डायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। दूसरा एनालॉग या डिजिटल है। और तीसरा कि ट्रांसमिशन टाइप किस तरह का है। तो जब हम डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये क्लासिफिकेशन है। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल के बेसिस पर एनालॉग और डिजिटल में इसको क्लासिफाई किया गया। और जो टेक्निक यूज़ की जा रही है ट्रांसमिशन में उसके अकॉर्डिंग बेसबैंड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेशन। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशंस है। तो सबसे पहले जैसे बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है, तो मेनली 2 हैं, एक सिंप्लेक्स और एक डुप्लेक्स। और फिर डुप्लेक्स को हाफ और फुल डुप्लेक्स में डिवाइड किया गया है। अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिएगा आप लोग, सब लोग। ठीक, तो जब हम सिंप्लेक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिंप्लेक्स सिस्टम में हमेशा एक ट्रांसमीटर होगा और बाकी सारे के सारे रिसीवर होंगे। यानी इसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ। ये सिंप्लेक्स सिस्टम होता है। डुप्लेक्स सिस्टम में इंफॉर्मेशन दोनों तरफ ट्रांसमिट रिसीव होती है। इन दोनों में ही इंफॉर्मेशन दोनों तरफ, मतलब ये इसमें भी, यहाँ भी ट्रांसमीटर रिसीवर है, यहाँ भी ट्रांसमीटर रिसीवर है। ये भी ट्रांसमिट कर सकता है और ये भी ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसे ये भी रिसीव कर सकता है और ये भी रिसीव कर सकता है। बट हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में डिफरेंस क्या है कि जब हम हाफ डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो जिस समय ये ट्रांसमिट करेगा उस समय सेकंड वाला सिर्फ रिसीव करेगा। जब सेकंड वाला ट्रांसमिट कर रहा होगा तो फर्स्ट वाला सिर्फ रिसीव का काम करेगा। और जब फुल डुप्लेक्स की बात करेंगे तो दोनों ही यूजर्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि डेटा रिसीव भी कर रहे हैं, ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, ये काम दोनों कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो सिंप्लेक्स सिस्टम का एग्जांपल क्या है, रेडियो या टीवी ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि टीवी ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, रेडियो की करें, एफएम की करें, तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सोर्स है वहां से इंफॉर्मेशन आ रही होती है और हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हम वापस उसके पास कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये सिंप्लेक्स सिस्टम हो गया। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, वॉकी टॉकी का यूज, बहुत बेस्ट एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का वॉकी टॉकी। उसमें क्या होता है, एट अ टाइम या तो आप सुन सकते हैं और या तो आप बोल सकते हैं। कोई एक ही काम उसमें एक टाइम पर हो सकता है। फुल डुप्लेक्स सिस्टम का क्या एग्जांपल है, कोई बता सकता है? सबने यूज किया होगा। टेलीफोन। मोबाइल फोन सर। हाँ, वेरी गुड। मोबाइल फोन या टेलीफोन, ये जो है सबसे अच्छा एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स सिस्टम का, जिसमें कि दोनों यूजर साइमल्टेनियसली सेंड और रिसीव करते हैं डेटा। ठीक, अब इसके बाद में एनालॉग सर जो वॉकी टॉकी वगैरह आता है सर वो इसमें तो नहीं आता ना सर?
वो हाफ डुप्लेक्स में होगा, क्योंकि वॉकी टॉकी में एट अ टाइम या तो आप बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। काम दोनों होंगे, डेटा बाई डायरेक्शनल ही होगा, सेंड भी होगा रिसीव होगा, बट एट अ टाइम केवल एक ही काम हो सकता है, या तो ट्रांसमिट होगा डेटा या तो रिसीव होगा डेटा। ओके सर। अब हम बात करेंगे एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन गिवन है, एनालॉग का क्लासिफिकेशन आपको गिवन है और डिजिटल का क्लासिफिकेशन गिवन है। हम लोगों को डिटेल में एनालॉग का ये AM इसको स्टडी करना है डिटेल में। ठीक है, तो पहले तो जान लेते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे बेसिक एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को हम इन्हांस कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को, सो दैट कि हम उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि मॉड्यूलेशन को अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डिफाइन करते हैं तो मॉड्यूलेशन सिस्टम या टेक्निक वो टेक्निक है इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर इज वेरीड इन प्रोपोर्शन विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब कि क्या हुआ, हमारे पास में एक कैरियर सिग्नल और एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है। ये दो चीज़ें होती हैं और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सअप करके इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके हम मॉड्यूलेशन करते हैं। जो हम लोगों के पास में हम वॉइस सिग्नल का अगर एग्जांपल ले लें तो वॉइस सिग्नल उतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं होते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। आप किसी को भी कॉल करिए तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक कॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही किसी को आवाज़ दिया, जो जितना पास में है तो वो इजीली सुन लेगा, क्लियरली सुन लेगा। अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो वो उतना क्लियर भी नहीं सुनेगा और वॉइस भी आपकी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो जाएगी। इसीलिए हमें एक अदर सिग्नल, कैरियर सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको दूर तक सेंड कर सकें। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आप लोग 3:45 पे सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उस ड्यूरेशन में इसके आगे का हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी टाइम नहीं बचा है, क्लास एंड होने वाली। सर हम लोग की ओके सर। अटेंडेंस कब से लॉक